मैं थोड़े से करा देता हूँ। अच्छा, ये जो एरर्स हैं जनरल एंट्रीज के हैं, ठीक है। अभी जो है ना, पास टाइम बहुत शॉर्ट रह गया है, आज तो आप ईयरली करें। अभी टॉपिकल जितने हो गए ठीक है, हो गए सो हो गए, छोड़ दें अभी आप सबको बोल रहा हूँ, आज बैठ के आपने ईयरली करने हैं। 2023 से स्टार्ट करें, और ओ लेवल मई जून, ओ लेवल अक्टूबर नवंबर, आईजीसी मार्च, ठीक है। आपने पूरे पूरे पेपर्स करने हैं, पेपर्स ज़्यादा बेहतर होगा। अभी अगर आप टॉपिकल करेंगे नुकसान होगा। तो आज जो है बैठ के आप लोग क्या करें, सबसे पहले जाके ईयरली करने शुरू कर दें। फिर ईयरली में सवाल नहीं हो तो ग्रुप में मैसेज कर दें, कोई ना कोई बच्चा दे देगा, नहीं तो मैं दे दूंगा। असल में होता ही है कि मेरे पास घर में है छोटा बच्चा, वो मेरा मोबाइल ले जाता है, उसको गेम खेलनी होती है, कभी क्या करनी होती है, वो रोता रहता है, तो मैं उसको मोबाइल दे देता हूँ। तो मैं आपकी रिप्लाई नहीं दे पाता मैसेज के। फिर दूसरा ये सीन होता है, आप मुझे कोई सवाल भेजते हो तो मुझे क्या नाम है, मार्च के पेपर में आपको भेज दूंगा बेटा, मार्च में भेज दूंगा। आप कोई सवाल भेजते हैं तो मुझे वो सवाल जाके पहले पढ़ना पड़ता है, नोट डाउन करना पड़ता है। अब सवाल बाद में ऐसा होता है कि मैं देख के आंसर नहीं दे सकता, थोड़ी कैलकुलेशंस होती हैं। तो ये बड़े इश्यूज हैं। तो इस वजह से मैं बोलूंगा, कोई भी आपको सवाल के अंदर मसला हो तो मैं आपका आंसर जरूर दूंगा, लेट दूंगा। दूसरा ये कि क्या नाम है, जल्दी हो तो क्लास में कोई अच्छा बच्चा है या ग्रुप में कोई अच्छा बच्चा है, ग्रुप में मैसेज कर दें। जैसे हमारे पास हसीब है, हमारे पास हसन हमजा है, ये पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं। हमारे पास हैदर है ग्रुप में, एक बच्चा वो बहुत अच्छा है, उससे आप पूछ सकते हैं। वो 30+ स्कोर कर रहा होता है, 32 33 उसका एवरेज स्कोर है, उससे आप पूछ सकते हैं। चलिए जी गाइस, तो स्टार्ट कर लेते हैं। ये हमारे पास है, मोटर व्हीकल एक्सपेंसेस 50 वर इनकरेक्टली डेबिटेड टू मोटर व्हीकल अकाउंट। ये भी बहुत आता है पेपर में कि एक मोटर व्हीकल एक्सपेंस था, आईएएस में जाना था, वो हमने मोटर व्हीकल के अकाउंट में लिख दिया, हमने नॉन करेंसी में लिख दिया। विच जन एंट्री करेक्ट दिस एरर? ये एरर ऑफ प्रिंसिपल है। मोटर व्हीकल हमेशा क्या होता है, डेबिट होता है, इसकी जगह पे मोटर व्हीकल को डेबिट कर दिया। तो ठीक करने के लिए क्या करेंगे, क्या आंसर आएगा, जल्दी बताएं। एक्सपेंस की जगह पे मोटर व्हीकल को डेबिट कर दिया। सेम साइड पे जब एरर होता है सस्पेंस कभी नहीं आता। मतलब ये भी डेबिट सर होना बी था, है इसकी जगह दूसरा डेबिट हो गया, इसमें कभी सस्पेंस नहीं आएगा। तो इसका आंसर होगा, मोटर व्हीकल एक्सपेंस जो है हमारा, ये एक्सपेंस था, इसको हम करेंगे डेबिट, और जो मोटर व्हीकल को हमने गलती से डेबिट कर दिया था उसको कर देंगे क्रेडिट, ठीक है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। जब कोई एरर ऐसा हो ना कि सेम साइड पे हो, लाइक एक्सपेंस भी डेबिट होना था और मोटर व्हीकल भी डेबिट होना था, तो आपने मोटर व्हीकल को जाके डेबिट किया, इसमें सस्पेंस कभी नहीं आता। सस्पेंस तब आता है जब रॉन्ग साइड पे एंट्री मार दें आप, रॉन्ग अकाउंट में रॉन्ग साइड पे, रॉन्ग अकाउंट में रॉन्ग साइड पे। The total of the trial balance did not agree and a suspense account was opened. It was later found that the total of the discount allowed column in the cash book 100 had been credited to the discount allowed account, which general entry correct this error. Discount allowed हमेशा क्या होता है सर, नॉर्मली बताएं, डेबिट होता है। उसको हमने जाके क्रेडिट कर दिया, अपोजिट साइड पे एंट्री कर दी। तो इसमें हम क्या करेंगे, डिस्काउंट अलाउड के साथ, डिस्काउंट अलाउड का टोटल डिस्काउंट अलाउड के अकाउंट में डेबिट होता है, हमने क्रेडिट कर दिया, अपोजिट साइड पे एंट्री कर दी। तो उसको ठीक करने के लिए कितना अमाउंट होगा सर, डबल अमाउंट होगा। पहली बात, आपने इसको अपोजिट साइड पे लिखा है, क्रेडिट साइड पे लिखा है, डबल अमाउंट से इसको हम डेबिट करेंगे। तो डिस्काउंट अलाउड डेबिट हो जाएगा डबल अमाउंट से, और सस्पेंस क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो हमारे पास इसका आंसर होगा बी फॉर बॉल, ठीक है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। आगे मैं कुछ कुछ एमसीक्यू कराता हूँ, सारे नहीं कराता। ये पढ़ लेते हैं, एक्स ट्रायल बैलेंस फेल टू एग्री। एक्स ट्रायल बैलेंस फेल टू एग्री दो दफा रिपीट हुआ है जी, 3 दफा रिपीट हुआ है। अच्छा सर। हाँ, एक्स ट्रायल बैलेंस फेल टू एग्री, द डिफरेंस ऑफ 100 was entered in suspense account. It was later found the rent received of 100 had been debited to the rent payable account. What correcting entries are required? अच्छा, रेंट रिसीव कहते हैं इनकम को, रेंट पेबल कहते हैं एक्सपेंस को। तो वो कह रहा है कि हमारा जो रेंट रिसीव है, यानी जो हमारी इनकम है, ये बेसिकली क्या होनी चाहिए, इनकम अकाउंट क्या होना चाहिए। जब भी कोई इनकम इनकर हो, जब भी आपको इनकम मिले, तो इनकम का अकाउंट क्या होगा गाइस, इनकम का अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। इनकम इनकम हमेशा क्रेडिट होती है। तो उसकी जगह हमने डेबिट कर दिया है पेबल को, रेंट को। ये पेबल का वर्ड इसलिए देता है, और इसके आगे रिसीव का वर्ड इसलिए देता है कि लोगों को पता चले कि ये दो किस्म के रेंट है, एक रेंट रिसीव है, ये हमारी इनकम है, एक रेंट पेबल है, तो ये हमारा एक्सपेंस है। ये आइडिया देने के लिए लोगों को। तो हमने क्या कर दिया, इनकम को क्रेडिट करने के बजाय एक्सपेंस को डेबिट कर दिया। तो पहली बात, ये जो डेबिट किया आपने गलत किया है, रॉन्ग किया है, पहले उसको आप सही करें। तो इसको हम क्या करेंगे, रेंट पेबल को क्रेडिट, और जो हमारी इनकम है उसको भी क्या करेंगे, क्रेडिट, और सस्पेंस को क्या करेंगे, डेबिट। तो ये वाली एंट्री होगी आपकी, ठीक है, आपकी ए वाली एंट्री होगी। आर यू गाइस विद मी? यहां तक मेरी बातें क्लियर है? ठीक है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, ये वाला सवाल करते हैं। ये ट्रांजेक्शनल एरर है, ये जो एरर हम सीख रहे हैं, ये ट्रांजेक्शनल एरर है। The difference on a trial balance was entered in suspense account. It was later found that the purchase return journal had been undercast. Purchase return, purchases expense है,
तो परचेज रिटर्न क्या होगा, इनकम होगी। परचेज रिटर्न को हमने अंडर कास्ट कर दिया है, इनकम को हमने रिड्यूस कर दिया, अब इनकम को बढ़ाना पड़ेगा। तो इनकम को क्या करेंगे सर, परचेज रिटर्न को क्या करेंगे। जी गाइस, एक ही बंदा आंसर दे रहा है, मुझे उस्मान दे रहा है, बाकी लोग खामोश है क्यों। क्या मैं कब्रिस्तान में बैठा हुआ हूँ क्या। मैं नौजवानों से बात कर रहा हूँ, मैं शहजादों से बात कर रहा हूँ, शहजादियों से बात कर रहा हूँ, तो आई नीड योर आंसर। हमने परचेज रिटर्न को अंडर कास्ट कर दिया, इनकम को रिड्यूस कर दिया, अब इनकम को बढ़ाना पड़ेगा, तो इनकम को करेंगे क्रेडिट, परचेज रिटर्न को करेंगे क्रेडिट, और सस्पेंस क्या हो जाएगा, डेबिट। ठीक है, आगे चलें आगे चलें। अच्छा जी, अब मैं थोड़ा सा कुछ दूसरे टॉपिक पे चल लेता हूँ ताकि थोड़ा सा फायदा ज्यादा हो जाए। आगे चलें आगे चलें, ये रहा। अब ये वो मिस्टेक है जो ट्रायल बैलेंस में हो गई है, ये वो मिस्टेक है जो हमारी ट्रायल बैलेंस में हुई है। द टोटल ऑफ अ ट्रायल बैलेंस डिड नॉट एग्री एंड 200 वाज डेबिटेड टू अ सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, यानी डेबिट साइड कम थी। On checking the books, it was found that two errors had been made. दो errors हमने किए थे। What was the error made in totaling the sales journal? सवाल ये है, what was the error made in sales journal? ये दो errors हैं, इनको जरा पढ़ें और मुझे बताएं क्या है। What was the error made in totaling the sales journal? जी, आंसर बी है। हमने डेबिट साइड पे लिख दिया सस्पेंस 200। A sales invoice for 700 has been recorded in the sales journal as 770। इसमें तो सस्पेंस नहीं आएगा। द सेल्स जनरल हैड बीन टोटल इनकरेक्टली, मतलब सेल्स जनरल के टोटल हमने बढ़ा दिया होगा, तो डेबिट साइड कम है, तो अगर हमने इसको बढ़ा दिया होगा तो सेल्स जनरल को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, सस्पेंस को क्रेडिट करेंगे, तो हमारे पास 200 ही आंसर आएगा। तो सेल्स जनरल का टोटल हमने बढ़ा दिया, ओवर कॉस्ट बाय 200। क्या कहते हैं, क्या आंसर होगा इसका। मुझे तो बी लग रहा है, मैं इसको चेक कर लेता हूँ इसका आंसर बी है या नहीं, पहले इसको कंफर्म कर लेते हैं, फिर मैं आपको समझा देता हूँ। वन का आंसर बी है। सो गाइस, मैंने क्या किया था इसके अंदर, मैं बता देता हूँ आपको मैंने क्या किया। मैंने क्या किया, मैंने सस्पेंस अकाउंट बनाया। मैंने सस्पेंस अकाउंट बनाया, मैंने कहा सस्पेंस अकाउंट क्लोज हो जाएगा क्योंकि दो ही एरर थे। मैंने सस्पेंस अकाउंट बनाया और उसने कहा कि हमारा सस्पेंस अकाउंट डेबिट है, बैलेंस डेबिट साइड पे आ रहा है, मैंने डेबिट साइड पे लिख दिया 200। ठीक। ये जो पहला एरर है इस पे कभी सस्पेंस नहीं आएगा क्योंकि ये वो एरर है, एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री है। एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री ये होती है कि मैं बुक में जब एंट्री रिकॉर्ड करता हूँ, मैं बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री के अंदर जब एंट्री रिकॉर्ड करता हूँ, तो या तो बढ़ा देता हूँ या कम कर देता हूँ, या तो बढ़ा देता हूँ या कम कर देता हूँ। तो हमने 700 की जगह 770 लिख दिया। अब बुक में एंट्री रिकॉर्ड होने का मतलब है ना डेबिट हुआ है ना क्रेडिट हुआ है, आगे जाके डेबिट क्रेडिट होता है, आगे जाके सेल्स क्रेडिट हो जाती है, आगे जाके कस्टमर का अकाउंट डेबिट हो जाता है। तो अगर बुक ऑफ प्राइम एंट्री के अंदर एक एंट्री गलत हो, उसको बोलते हैं ओरिजिनल एंट्री। सबसे पहले बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री बनती है, ओरिजिनली काम वहां होता है। तो ये जो ट्रांजेक्शन इसमें सस्पेंस आएगा ही नहीं। इसका मतलब ये जो सेकंड ट्रांजेक्शन थी इसकी वजह से सस्पेंस आया होगा। तो अब सस्पेंस को अगर हमें क्लोज करना हो तो हम क्या करेंगे, सस्पेंस को करेंगे क्रेडिट और सेल्स को करेंगे डेबिट। इसका मतलब सेल्स हमने 200 से बढ़ाई थी। अगर हम सस्पेंस को क्लोज करें ना, तो हमारे पास 200 आ जाएगा क्रेडिट साइड पे। तो सस्पेंस अगर क्रेडिट हो रहा हो तो इसका मतलब सेल्स क्या हो जाएगी, सेल्स डेबिट हो जाएगी। तो सेल्स को आप क्यों कम कर रहे हैं, तो आपने बढ़ाया होगा, और कितने से बढ़ाया होगा, 200 से ही बढ़ाया होगा क्योंकि 200 ही अमाउंट आ रहा था। तो इसका आंसर होगा बी फॉर बॉल। वो कह रहा है हमने सेल्स जनरल के टोटल को बढ़ा दिया, टोटल को ओवरकास्ट कर दिया, तो इसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा टोटल में। टोटल ये होता है कि मैंने 770 लिखा, 770 लिखा, तो एक बंदे ने इन दोनों को प्लस किया और मुझे बोला सर 2000 बन। तो अमाउंट तो 770 लिखा हुआ था, लेकिन उस बेचारे ने कैलकुलेशन मिस्टेक की, इसको बोलते हैं टोटलिंग मिस्टेक। चलिए जी, आगे चलते हैं, ये वाला देखते हैं, थर्ड वाला। विच एरर वुड बी रिवील्ड सर बाय। समझ गए हैं। जी, बेटा मैं देख रहा था इसमें वो कह रहा है कि द सेल्स जनरल टोटल हैड बीन टोटल इनकरेक्टली। बोले हमारे पास दो एरर आए थे। तो पहला एरर उन्होंने ये बताया कि हमने 7 मिनट को 770 समझ लिया। ये जो एरर है ना, ये वाला, ये एरर ऑफ ओरिजिन एंट्री है, मतलब हमने बुक ऑफ प्राइम एंट्री बनाते वक्त ये मिस्टेक की थी। तो इसका इम्पैक्ट ये होता है कि आगे जाके जो सेल्स क्रेडिट हुई होगी वो भी 770 से हुई होगी, और कस्टमर का अकाउंट भी डेबिट हुआ होगा 770 से। मतलब इस एरर में सस्पेंस नहीं आएगा, इस पहले वाले एरर में देयर इज नो सस्पेंस। लेकिन ये दूसरा एरर जो इसमें सस्पेंस आया, अब हमें कैसे पता चलेगा कि सस्पेंस का अमाउंट कितना था, कितने से हमने बढ़ाया था, कितने से कम किया था। तो इसके लिए मैंने क्या किया, सस्पेंस अकाउंट बनाया। सस्पेंस अकाउंट में मैंने लिख दिया 200, क्योंकि इसने लिखा है डेबिट साइड पे 200 आ रहा है। अब दोनों साइड पे टोटल किया ताकि मुझे ये पता चले कि सेल्स अकाउंट का डिफरेंस कितना था, सेल्स अकाउंट को कितने से बढ़ाया था, कम किया था।
तो जब दोनों साइड का टोटल किया 200 200, तो हमारे पास डिफरेंस आ गया 200, रेफरेंस में लिखेंगे सेल्स। ये हमारा असल एरर था। अब इसको रिकॉर्ड कैसे करेंगे? सस्पेंस क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। तो उसको अगर हम सस्पेंस को करें क्रेडिट 200 से, और सेल्स को करें डेबिट 200 से, तो ऐसा क्या हुआ होगा? सेल डेबिट हुआ, आपने करेक्शन की है ना। ऐसा क्या हुआ होगा कि आपने सेल्स को डेबिट किया? तो जाहिर सी बात है, आप सेल्स को रिड्यूस कर रहे हैं। आप डेबिट करने का मतलब आप उसको रिड्यूस कर रहे हैं, इनकम को कम कर रहे हैं। तो लाजिम बात है आपने बढ़ाया होगा, और कितने से बढ़ाया होगा? 200 से बढ़ाया होगा। इसीलिए मैंने बी फोर बॉल बोला। ठीक है बेटा। अच्छा जी, आगे चलते हैं। थर्ड का आंसर दें। थर्ड का आंसर दें, क्या होगा? विच एरर वुड बी रिवील्ड बाय ट्रायल बैलेंस? वो एरर जिसमें सस्पेंस आता है वही ट्रायल बैलेंस मुझे बताएगा। थर्ड का बताएं क्या आएगा आंसर। गाइस आज ईयरली कीजिएगा, रिक्वेस्ट है मेरी। टाइम बहुत शॉर्ट है। एक बोल रहा है ए, एक बोल रहा है बी। सर, गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर नॉट एंटर्ड इन बुक्स, ये एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन है। बुक्स में एक चीज नहीं लिखी ना। सबसे पहले चीजें बुक्स में आती है, तो बुक्स में ही नहीं लिखी। ठीक है। तो ये हमारे पास एरर जो है, क्या नाम है, ये तो ट्राइबलेंस में आया, ये तो एरर सस्पेंस आएगा ही नहीं इसमें। आपने पढ़े होंगे ना 6 एरर्स। एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन, एरर ऑफ कंप्लीट रिवर्सल। इसी तरीके से आपने पढ़ा होगा एरर ऑफ क्या नाम है, ओरिजिन एंट्री, एरर कंपनसेटिंग एरर, एरर ऑफ कमीशन प्रिंसिपल। ये जो एरर है इनमें सस्पेंस नहीं आता, ये ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करते, उसका टोटल इफेक्ट नहीं होता। तो ये जो है हमारे पास नहीं आएगा, क्योंकि एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन है। गुड सोल्ड टू वाई फॉर 650, करेक्टली एंटर्ड इन सेल्स अकाउंट एंड क्रेडिट टू वाई अकाउंट। ठीक है। हमने करेक्टली एंटर्ड किया है सेल्स अकाउंट में, लेकिन हमने क्रेडिट किया वाई के अकाउंट को। हमने वाई को सामान बेचा था, तो हमने सेल्स अकाउंट में एंट्री सही कर दी। तो मुझे बताएं वाई को क्या करना चाहिए था? वाई को क्या करना चाहिए था? जब आपने सामान बेचा है वाई को, तो वाई को डेबिट करना चाहिए था, हमने वाई को क्रेडिट किया। इसमें सस्पेंस आ सकता है। इसमें सस्पेंस आ सकता है। क्यों आ सकता है? आपने सेल्स अकाउंट में चीजें सही लिखी हैं, लेकिन वाई को आपने डेबिट के बजाय क्रेडिट कर दिया। इसका मतलब दोनों चीजें क्रेडिट ही हुई हैं, सेल्स भी क्रेडिट हुआ है, वाई भी क्रेडिट हुआ है। इसमें तो सस्पेंस आ जाएगा सर। फिर भी हम पढ़ते हैं, डी भी पढ़ते हैं, ए भी पढ़ते हैं। ए देखते हैं। अ चेक ऑफ 78 entered on the correct side in both W account and the cash book is 87। इसमें एंट्री बिल्कुल सही हुई है, बस अमाउंट आपने क्या कर दिया? बढ़ा दिया। इसको कहते हैं एरर ऑफ ओरिजिन एंट्री। इसमें भी सस्पेंस नहीं आता, क्योंकि क्या होगा, कैश को भी कम कर दो और डब्ल्यू के अकाउंट को भी कम कर दो, एक डेबिट हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन इसमें पता है क्या होगा? आप वाई के अकाउंट को डेबिट करेंगे डबल अमाउंट से, और सस्पेंस क्रेडिट होगा। अच्छा, डी पे आते हैं। द परचेज ऑफ मशीन 350 डेबिटेड टू द परचेज अकाउंट, ये एरर ऑफ प्रिंसिपल है। मशीन को डेबिट करने के बजाय परचेज को डेबिट कर दिया, इसमें भी सस्पेंस नहीं आएगा। तो इसका आंसर होगा सी, जो मुझे किसी ने भी नहीं बताया। चले जी, आ जाते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये ट्रांजेक्शन एरर्स हैं, ये कर लीजिएगा। देखिए 10 10 सवाल कर लें, 5 5 सवाल कर लें, एरर के लिए इतना परेशान नहीं हो। नहीं हो रहा तो कोई मसला नहीं। ये सवाल ज्यादा आते हैं पेपर में, ये वाले। ये सवाल बहुत आते हैं। देखिए मैंने बताया ना, एरर्स कई तरह के होते हैं। एक होता है ट्रांजैक्शनल, ऊपर ट्रांजैक्शनल थे, वो इतना बड़ा इशू नहीं है। वो आ जाएंगे, वो पेपर में कम आएंगे, मैं बताता हूँ। एक सवाल आएगा, 2 सवाल आएगा, पर ये बहुत आएंगे, ये वाले। इसको सीखें जरा आप। ये सबसे बड़ा मसला है। अब आप खाली देखें कि ये सवाल तकरीबन 2 दफा आया है। वो अलग है, वेरिएंट से परेशान मत हो, सेम वेरिएंट पर आया 2 दफा है ये। अब ये मुझे आपने बताना है, ये पेपर में बहुत आएगा, इसकी प्रैक्टिस आपकी बहुत आला होनी चाहिए। कैट कैलकुलेटेड हर ड्राफ्ट प्रॉफिट फॉर द ईयर 28,400। ड्राफ्ट प्रॉफिट मतलब उसमें एडजस्टमेंट है। ठीक है। रेंट प्रीपेड बाय केट वाज अंडरस्टेटेड बाय 1000, क्लोजिंग इन्वेंट्री वाज अंडरस्टेटेड बाय 1500। यहां मैंने बच्चों को बोला था, क्लोजिंग इन्वेंट्री को क्या समझा करो? इनकम समझा करो। क्या समझा करो? इनकम। और जो रेंट प्रीपेड है उसको भी इनकम समझा करो आईएएस में। क्यों सर? रेंट प्रीपेड क्या करता है? आपके एक्सपेंस को रिड्यूस करता है। हर वो चीज जो आपके एक्सपेंस को रिड्यूस करे वो आपके लिए इनकम होगी। क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या करता है? कॉस्ट ऑफ सेल्स को कम करता है, ये भी आपके लिए क्या, इनकम है। तो ये दोनों हमारे लिए इनकम है। अब इसको ठीक करना है। बोले रेंट प्रीपेड जो है हमने अंडर स्टेट किया था, इनकम को रिड्यूस किया था। अब क्या करेंगे सर? प्रॉफिट के साथ क्या करें ठीक करने के लिए? सर 1000 ऐड कर दें। अगर रेंट प्रीपेड हमारे एक्सपेंस को कम कर रहा था, तो हमने 1000 रुपए कम रिकॉर्ड किए। हमने अपने एक्सपेंस को रिड्यूस नहीं किया। तो लाजी बात है, अब 1000 रुपए माइनस करने पड़ेंगे एक्सपेंस से, तो हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो आसान तरीका क्या है? रेंट प्रीपेड को इनकम की तरह ट्रीट करें। रेंट प्रीपेड हमारे लिए क्या है? इनकम है। तो अगर हमने इसको अंडर स्टेट किया तो ओवर स्टेट करेंगे, प्रॉफिट बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगी, प्रॉफिट बढ़ेगा।
और क्लोजिंग इन्वेंट्री को आपने अंडरस्टेट किया है, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री इज लाइक एन इनकम। अब उसको ओवरस्टेट करेंगे, प्रॉफिट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो मुझे बताएं क्या आंसर आएगा, बी क्विक गाइस। हम इसमें 2,500 ऐड करेंगे तो 30,400 प्लस 500 और ऐड कर देंगे, तो मेरे ख्याल से हो जाएगा 30,900। डी आंसर होगा, ठीक है। अच्छा जी, आगे आ जाएं। अब ये सवाल दो दफा आया है, इसको भी देख लें। द इनकम स्टेटमेंट ऑफ बिजनेस रिवील्ड अ लॉस, हमें लॉस हुआ है गाइस, माइनस में आंसर आ रहा है 16,000। अ चेक ऑफ द बुक फॉर द पीरियड रिवील द फॉलोइंग एरर्स। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इन एडवांस, ये क्या है, प्रीपेड है। हैज बीन ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस, मैंने आपको पहले बताया हमारी क्या इनकम है, क्योंकि एक्सपेंस को रिड्यूस करती है। आपने उसको एक्सपेंस मान लिया, बजाय इनकम के एक्सपेंस मान लिया। और दूसरा, बैंक चार्जेस को रिकॉर्ड ही नहीं किया। तो गाइस हमारा जो प्रॉफिट अभी आ रहा है 16,000 आ रहा है माइनस में, क्योंकि लॉस था। ये सवाल बहुत आएंगे, पहले ही बता रहा हूं, ये सवाल बहुत आएंगे। ये आता है तकरीबन कोई 18वें 19 दिन बाद है। तो गाइस इसका क्या करें, मुझे बताएं जल्दी से। इंश्योरेंस प्रीमियम जो एडवांस में था, जो कि हमारी इनकम थी, एक्सपेंस ट्रीट कर लिया था, इसका क्या करें, जल्दी बताएं। टाइम जाया नहीं करें, बी क्विक गाइस। इस 480 का क्या सर करें। फोर। इनकम है ना, तो इसको ऐड होना चाहिए ना, लेकिन हमने इसको एक्सपेंस माना है, हमने इसको माइनस किया है, प्लस करने के बजाय माइनस किया है। तो अब डबल अमाउंट से इसको ऐड करेंगे, डबल अमाउंट कितना बनेगा सर, 480 800 960 बनेगा। तो 960 हम ऐड कर देंगे सर। बैंक चार्जेस हमारा एक्सपेंस है, तो सर क्या करेंगे सर, माइनस कर देंगे। बताएं क्या प्रॉफिट आया। इन सवालों को करने का तरीका यही होता है कि आप देखिए कौन सी चीज मेरे लिए इनकम है, कौन सी चीज मेरे लिए एक्सपेंस है, जिंदगी आसान हो जाएगी, आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अच्छा जी आगे चलें सर। इस पे आ जाए जरा, फोर्थ पे आ जाए। अ ड्राफ्ट इनकम स्टेटमेंट शोड अ ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ 12,200। जीपी की बात हो रही है, जीपी में वो चीजें आती हैं जो जीपी से पहले होती है। मतलब पेपर में लिखा हुआ है कि हमने रेंट नहीं लिखा, जीपी पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। अगर पेपर में लिखा हुआ है कि हमने जो है इंश्योरेंस गलत रिकॉर्ड की, जीपी पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। जीपी पे उन चीजों का इंपैक्ट पड़ता है जो जीपी से ऊपर होती हैं, लाइक सेल्स, परचेज, कैरेज, ओपनिंग, क्लोजिंग इन्वेंट्री, ये। अच्छा आगे कह रहा है, इट वॉज लेटर फाउंड दैट कैरेज ऑन परचेज, हमारा कैरेज ऑन परचेज एक्सपेंस है गाइस, क्या है, एक्सपेंस है। एंड कैरेज ऑन सेल्स, ये भी एक्सपेंस है, लेकिन ये जीपी के बाद आता है। had both included as expenses in the profit and loss section of the income statement. What was the correct gross profit? इसका जरा सुन लें। ये मुझे बताएं, कैरेज ऑन परचेज कहाँ आता है, एक्सपेंसेस में आता है या कॉस्ट ऑफ सेल्स में आता है। हमारे पास दो सेक्शन होते हैं, एक को बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। जो आपका एक्सपेंसेस वाला सेक्शन है उसको हम बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। और जो ऊपर कॉस्ट ऑफ सेल्स वाला सेक्शन है उसको हम बोलते हैं ट्रेडिंग, या कॉस्ट ऑफ सेल्स बोलते हैं उसको हम। तो मुझे बताएं, ये जो कैरेज ऑन परचेज है, ये किस में आता है, नीचे एक्सपेंसेस में आता है या कॉस्ट ऑफ सेल्स में आता है। सर ये कॉस्ट ऑफ सेल्स में आता है। तो वो कह रहा है, और ये कहाँ आता है, ये एक्सपेंसेस में आता है। ठीक है, ये तो एक्सपेंसेस में ही आना था, आने दो। लेकिन ये आपने गलत किया, इसका इसका आपने मिस्टेक की 260। ये ऊपर आना था कॉस्ट ऑफ सेल्स में, ये हमारे लिए एक्सपेंस था। तो चलो इसको ऊपर लेकर आते हैं। तो जब आप इसको ऊपर लिखेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स में, ये आपके लिए एक्सपेंसेस हैं, आपके एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे तो क्या होगा मुझे बताएं। आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स आपकी बढ़ जाएगी तो क्या होगा मुझे बताएं। प्रॉफिट क्या होगा, जीपी क्या होगा, रिड्यूस होगा, बढ़ जाएगा। कैरेज इनवर्ल्ड परचेजेस ये हमारे लिए एक्सपेंस है। अगर हम इनको रिकॉर्ड करते हैं, हम भूल गए रिकॉर्ड करेंगे, तो इससे क्या होगा, मजीद हमारा जीपी कम हो जाएगा। तो जीपी हमारा 260 और मजीद कम हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी आगे चलते हैं सर। ये वाला मुझे जरा आप लोग बताएं, सिक्स वाला पे ट्राई करें आप। जल्दी से करें, मैं एसएफपी वाले पे भी आ जाता हूँ। क्लोजिंग इन्वेंट्री को हमेशा इनकम कंसिडर किया करें। रीजन क्या होता है, कॉस्ट ऑफ सेल्स को कम करती है, कोई भी एक्सपेंस है उसको कम करेगी। स्टेशनरी पता है क्या होता है, स्टेशनरी में जितना हमने खर्चा किया होता है, जो हमारा आखिर में स्टेशनरी बच जाती है वो माइनस करते हैं। जैसे प्रीपेड है ना, इस तरह उसको माइनस करते हैं, क्योंकि ये स्टेशनरी बच गई है, इसका फायदा हमें नेक्स्ट ईयर मिलेगा। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री जो भी हो, रेंट प्रीपेड, एक्सपेंस प्रीपेड जो भी हो, उसको इनकम माना करें। परचेज रिटर्न इनकम है हमारी। तो गैस क्या करना है इसका, सर क्लोजिंग इन्वेंट्री हमने रिकॉर्ड नहीं की। सर इसका क्या सीन होता है, सर हमने 6,000 रुपये स्टेशनरी पे लगाए थे, अगर 600 की स्टेशनरी बच गई तो हम माइनस करते हैं। सर रेंट प्रीपेड में ऐसे ही इसको माइनस करते हैं। तो सर इसका क्या इम्पेक्ट पड़ेगा, जो भी हमारा 20,000 रुपये का प्रॉफिट है, उसमें जाके हम 600 पे ऐड कर देंगे, क्योंकि क्लोजिंग इन्वेंट्री ने ओमिट कर दी थी। रेंट रिसीवेबल, रेंट पेबल एक्सपेंस है, रेंट रिसीवेबल इनकम है, तो ये हमारी इनकम है 200, इसको भी ऐड कर देंगे। आंसर क्या हो जाएगा, 20,800 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, इसका भी जरा देख लें यार, सेवन का। ये काम कीजिए तो पहले ये करें, इसका जल्दी से बताएं, फिर मैं आगे चलता हूँ। हमारा प्रॉफिट था 25,400। हमने दो मिस्टेक की हैं। हमने सेल्स जनरल को बढ़ा दिया, सेल्स को बढ़ा दिया।
इनकम को बढ़ा दिया। और हमने एक मोटर कार परचेज की थी, वो हमने वॉज डेबिटेड टू ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट। यार ये सीन है यार, ये सीन है यार। मोटर कार तो एक्सपेंस नहीं है यार। लेकिन चलो, ये थोड़ा कंफ्यूजन है, लेकिन देख लें, क्योंकि दोनों ही हमारे पास आईएएस में आते ही नहीं है। ना मोटर कार आती है, ना ऑफिस इक्विपमेंट आता है, इनकी डेप्सन आती है। इसका मैं समझता हूँ, देखिए पहले वाले एरर का इम्पैक्ट पड़ेगा। हमने सेल्स को बढ़ा दिया था, अब सेल्स को कम कर देते हैं। सेल्स को कम करेंगे तो प्रॉफिट कम हो जाएगा 250 से। तो मेरे हिसाब से इसका इम्पैक्ट यही पड़ेगा, ये वाला नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मोटर कार भी नॉन करेंसिड है, ऑफिस इक्विपमेंट नॉन करेंसिड है। ठीक है, तो इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। फिर भी इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर आप लोग बता रहे हैं, क्या आंसर आना चाहिए? माइनस करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 25,150 ए आ जाएगा। देख लेते हैं 7 का आंसर ए है या नहीं है, क्योंकि मोटर कार वाला तो नहीं आना चाहिए। नेट प्रॉफिट बिफोर करेक्शन एड सेल्स जनरल अंडर कास्ट। सेल्स जनरल को मैंने अंडर कास्ट किया, ओवर कास्ट किया? अच्छा अच्छा, अंडर कास्ट किया। सॉरी सॉरी गाइस, अंडर कास्ट किया। अंडर कास्ट का मतलब ये है कि मैंने रिड्यूस किया है। तो अब सेल्स जनरल को मैं बढ़ाऊंगा तो उसमें प्लस करूंगा। सॉरी गाइस, तो इसका आंसर होगा सी। ठीक है, एक मिनट, बंदे आ रहे हैं, मैं इनको ऐड कर दूँ। ये मैंने टर्म पढ़ी हुई है, आ जाओ। अब आते हैं दूसरा वाला जो पेपर में बहुत आता है, वो ये वाला है। इसका जरा बताएं, पहले का जरा बताएं। सेल्स रिटर्न वर इनकरेक्टली रिकॉर्डेड एज परचेज रिटर्न इन इनकम स्टेटमेंट। मैं बच्चों को हमेशा कहता हूँ, अंडर कास्ट क्या? अंडर कास्ट मतलब रिड्यूस करना, अंडर कास्ट मतलब कम करना, ओवर कास्ट मतलब बढ़ाना। कास्ट कहते हैं एडिशन को। लाइक मैं लिखता हूँ 200, 300, इनका टोटल कितना बना? तो मैं बोलूंगा इनको ऐड करो या इनकी कास्टिंग करो। इनकी ऐड करो या इनकी कॉस्टिंग करो। तो तुमने कहा सर ये 500 बना, लेकिन मेरा एक दोस्त है, उसने 200 और 300 को क्या कर दिया, 230 कर दिया। उसने अंडर कास्ट कर दिया। और एक और दोस्त है, उसने 200 और 300 को 3000 समझ लिया, उसने कहा 3200, उसने ओवर कास्ट कर दिया, उसने बढ़ा दिया। गाइस इसका जल्दी से आंसर बताएं क्या होगा? सर सेल्स रिटर्न क्या होता है? सेल्स अगर हमारे लिए इनकम है तो सेल्स रिटर्न क्या है? एक्सपेंस है। और परचेज रिटर्न, परचेजेस हमारे लिए एक्सपेंस है तो परचेज रिटर्न क्या है? इनकम है। इस तरह करके करेंगे, जिंदगी आसान हो जाएगी। तो सेल्स रिटर्न जो थी उसको हमने परचेज रिटर्न समझ लिया, एक्सपेंस को इनकम मान लिया, एक्सपेंस को इनकम मान लिया। तो ये दोनों जीपी में आते हैं? यस सर, जीपी में आते हैं। और प्रॉफिट, प्रॉफिट पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा इनका। तो पहले जीपी फिर प्रॉफिट, दोनों देख लेते हैं। तो एक्सपेंस को अगर आप इनकम मान लें तो प्रॉफिट क्या होगा? एक चीज एक्सपेंस थी, प्रॉफिट कम करना था, आपने उसको इनकम मान लिया, तो प्रॉफिट क्या होगा? ओवर स्टेट। ओवर स्टेट। तो जीपी भी ओवर स्टेट होगा, प्रॉफिट भी ओवर स्टेट होगा। तो इसको सामने देखें तो हमारे पास एक ही आंसर है, दैट इज डी। ठीक है। अच्छा जी सर, कॉस्ट ऑफ सेल्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है? कॉस्ट ऑफ सेल्स हमारा एक्सपेंस है। तो एक एक्सपेंस को आप इनकम मान लें, एक एक्सपेंस है, एक खर्चा है, उसको आप इनकम मान लें, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या होगी? कॉस्ट ऑफ सेल्स कम होगी। तो ये बी भी नहीं हो सकता। ठीक है। अच्छा जी। पेपर में से सवाल भी आए कि जिसमें तीनों दिए हुए थे, जिसमें तीनों दिए हुए थे। तो चलें, ये शीट खत्म हो रही है, लेकिन एक दो सवाल कर लेते हैं इसके। ये वाला सवाल ट्राई कर लेते हैं, ये बहुत दफा आया लग रहा है। इसमें एसएफपी किसने नहीं दिए? वर्किंग कैपिटल के नहीं दिए, वो देने चाहिए थे। कैपिटल इंप्लॉयड नहीं दिया, भूल गया ये। आप लोगों के पास जो एमसीक्यू पेपर आता है ना, उसमें जो ये वाले एमसीक्यू होते हैं, 18, 19, 20, इसको जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि टॉपिकल्स में आपने ये नहीं कवर किए होंगे। और दूसरा रेशोज, अगर आपने टॉपिकल्स कहें तो उसमें बहुत सारे रेशो के टॉपिक मिसिंग है, नहीं है उसमें। अच्छे सवाल आ रहे हैं आजकल। इसका बताएं क्या होगा? अगर प्री पेमेंट हमारे लिए इनकम है, फॉर मेकिंग इनकम स्टेटमेंट, वो हमारे लिए इनकम है। एक्सपेंस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इन अगर कोई इन रेंट रिसीवेबल होगा तो फिर अलग कॉन्सेप्ट हो जाएगा। तो फॉर एक्सपेंस प्री पेमेंट क्या है? हमारे लिए इनकम है। तो अक्रूवल क्या होगा? अक्रूवल क्या होगा? एक्सपेंस होगा। तो गैस क्या होगा इसका आंसर? वो बोल रहा है हमने एक एक्सपेंस था, उसको इनकम मान लिया। जी गाइस, व्हाट वुड बी द आंसर? हमारा जो प्रॉफिट है वो बढ़ जाएगा। कितने से बढ़ेगा सर? डबल अमाउंट से बढ़ेगा ना। देखें, आप उल्टा सीन कर रहे हैं ना, एक्सपेंस माइनस कर रहा होता है प्रॉफिट को, आप उल्टा ऐड करके आ रहे हैं। तो डबल अमाउंट से क्या हो जाएगा? प्रॉफिट आपका बढ़ जाएगा। सो गाइस दिस इज ऑल फॉर, ये सारा ये था
इसमें आप देख लीजिएगा मजीद जो है ना, जो मैं देख लेता हूँ, एक दो सवाल मेरे पास होंगे, एक दो सवाल मेरे पास होंगे, मैं आपको कराता हूँ। देखिए ये सवाल है, इस तरह के सवाल बहुत आते हैं पेपर में, जैसे ये सवाल है। अब आपने आईएएस वाले तो सीख लिए, पर ये भी सीखने चाहिए। लाइक इसको जरा देखें, ये बहुत प्यारा सवाल है। अ ट्रेडर बॉट अ मशीन फॉर यूज इन द बिजनेस, ही पेड पार्ट ऑफ द कॉस्ट इन कैश, उसने थोड़ा सा कैश दिया। वो एक क्या लेकर आया, वो एक नॉन करंट एसेट लेकर आया। तो नॉन करंट एसेट बड़ा, और उसने कैश दिया, लेकिन कैश थोड़ा सा दिया, तो मैं एक ही ड्रॉ कर रहा हूँ, यानी कैश कम हुआ। एंड एग्री टू पे द रिमेनिंग पार्ट इन 15 मंथ्स, बाकी उसने बोला कि भाई जो मैं है बाद में दूंगा, बाकी जो है बाद में दूंगा। तो ट्रेड पेबल थोड़ा सा बढ़ गया, ठीक है। इन एडिशन टू द नॉन करंट एसेट विच आइटम इन द स्टेटमेंट ऑफ पोजीशन विल इंक्रीज एज अ रिजल्ट ऑफ दिस ट्रांजेक्शन, ये बताएं कि नॉन करंट एसेट के अलावा वो कौन सा आइटम है जो हमारे पास बढ़ जाएगा इनमें। सर इसका डी आंसर है। सर करंट एसेट तो हमारे रिड्यूस होंगे क्योंकि कैश कम हो रहा है, तो करंट एसेट पे तो कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, मतलब इंक्रीज तो नहीं होंगे। तो ये दो ऑप्शन सही लग रहे हैं। सर नॉन करंट लाइबिलिटीज पे तो कोई इंपैक्ट पड़ेगा ही नहीं। नहीं 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 नहीं, नॉन करंट लाइबिलिटी इंपैक्ट पड़ेगा सर, क्यों? सर वो बोल रहा है मैं 15 महीने के अंदर दूंगा, तो जो चीज 12 महीने में देनी है वो क्या होती है, वो करंट लाइबिलिटी में होती है। और जो बाद में देनी है, बल्कि बेटा टू पे द रिमेनिंग पार्ट इन 15 मंथ टाइम, सारा का सारा अमाउंट 15 महीने में देगा। गाइस रुक जाए, इसमें करंट लायबिलिटी में नहीं इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि वो बोल रहे हैं मैं 15 महीने के अंदर बाकी रकम दूंगा, 12 महीने में नहीं दूंगा, 15 महीने के बाद दूंगा, 15 महीने के बाद दूंगा। तो हर वो चीज जो आप 12 महीने के बाद दें, वो आपके लिए नॉन करंट लायबिलिटी होती है। तो इसमें हमारे पास क्या होगा, नॉन करंट लायबिलिटी हमारे पास बढ़ जाएगी, नॉट करंट लायबिलिटी। तो इसका आंसर होगा डी फोर बॉक्स। आला बेटा सुजल, बहुत आला, बहुत आला। इसमें सीन पता है क्या था, इसने ये लिखा था 15 महीने में देगा, 15 महीने में देगा, तो ये लाइबिलिटी हमारी बढ़ेगी, लेकिन कौन सी बढ़ेगी, करंट लाइबिलिटी या नॉन करंट लाइबिलिटी? तो हर वो चीज जो 12 महीने के बाद देनी है वो नॉन करंट लाइबिलिटी है, हर वो चीज जो विद इन 12 महीने में देनी है वो हमारी करंट लाइबिलिटी है। जरा एक और सवाल करते हैं जो पेपर में आते हैं। अब ये सवाल पेपर में बहुत आएगा, इसके लिए अकाउंटिंग इक्वेशन याद कर लें, कुछ चीजें तो याद करनी पड़ेंगी। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है, एसेट माइनस लाइबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल। इसको और तोड़ दें, एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी माइनस नॉन करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल। इसको और ब्रेक करें, इसको और ब्रेक करें, तो ये हो जाएगा नॉन करंट एसेट, क्योंकि खाली इस इक्वेशन से ना जाने कितने सवाल सॉल्व होते हैं, माइनस नॉन करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल। सम टाइम पेपर में बच्चे परेशान हो जाते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, ये नॉन करंट लायबिलिटी वहां लेके जाए तो क्या हो जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड। और ये जो हमारे पास बच जाएगा ये भी कैपिटल एम्प्लॉयड कहलाएगा। नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, इन दोनों को अगर माइनस करते हैं, करंट एसेट में से करंट लायबिलिटी माइनस करते हैं, तो इसको प्यार से बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। तो कभी कभार ऐसी भी इक्वेशन बन जाती है, नॉन करंट एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल माइनस नॉन करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल। तो ये याद रखिएगा। तो बोले कैपिटल कितना होगा, बहुत आसान है, करंट एसेट ऐड कर सर दें, इसका करंट सर लायबिलिटी ए आंसर है इसका। माइनस कर दें, नॉन करंट एसेट जो है वो ऐड कर दें, मैं आ रहा हूँ बेटा आपकी तरफ आ रहा हूँ, ये ऐड कर दें, नॉन करंट लायबिलिटी जो है माइनस कर दें, आपका आंसर आ जाएगा। ये तो आसान है। पेपर में अगर मुश्किल देगा तो कैसे देगा बताऊं, उसमें आपको रॉस दे देगा वो और मुश्किल हो जाएगा। अच्छा जी, इसका जरा बताएं, ये तो आसान है यार, ये बताएं 18 का बताएं आपको। ये सवाल बहुत आ रहे हैं आजकल, एसएफपी वाले बहुत आ रहे हैं कि कौन सी चीज नॉन करंट लायबिलिटी में आती है, कौन सी करंट लायबिलिटी में आती है। साल देखने कब कब एंड हो रहा है, अगले 12 महीने कब एंड हो गए, अगले 12 महीने एंड होंगे 31 दिसंबर 2021। तो जो भी चीज 2021 तक देनी है करंट लायबिलिटी में आएगी। सर मॉर्गेज पे क्या करेंगे? मुझे कुछ भी नहीं पता, तुम मुझे बताओ। मॉर्गेज कहते हैं कर्जे को बोलते हैं, मतलब आपने कोई चीज ली है, बदले में कोई चीज गिरवी रखवाई है, तो आपको पैसे सर देने इसका हैं। ए नहीं मॉर्गेज होगा? मतलब लाइबिलिटी है आपकी, मॉर्गेज भी लाइबिलिटी है, बैंक लोन भी लाइबिलिटी है, बैंक ओवरड्राफ्ट भी लाइबिलिटी है, लोन फ्रॉम फाइनेंस कंपनी, ये सारी लाइबिलिटीज हैं। पर इसमें नॉन करंट लाइबिलिटी कौन सी है, उसके लिए मैंने एक ट्रिक दी है कि आपका सर साल एंड इसका है ए। 31, एक मिनट रुको बेटा, 31 दिसंबर 2020 में आपका साल एंड हो रहा है, तो पेमेंट आप, जो पेमेंट 31 दिसंबर 2021 तक करनी होगी, विद इन 12 मंथ्स करनी होगी, वो आएगा करंट लाइबिलिटी में, और जो 2021 के बाद करनी होगी वो आएगा नॉन करंट लाइबिलिटी में। सर इसका ए नहीं होगा? देख लेते हैं बेटा, चले आते हैं, सबसे पहले आते हैं उस पर। बैंक लोन रीपेबल इन 2021, ये 2021 में देना है, तो ये करंट लाइबिलिटी। बैंक ओवरड्राफ्ट इज ऑलवेज करंट लाइबिलिटी। ऑन डिमांड का मतलब क्या है, जब भी फोन किया आपने देना है, तो जब भी फोन किया देना है, वो कल भी कर सकते हैं, परसों भी कर सकते हैं, तो ये होती ही करंट लाइबिलिटी है।
लोन फ्रॉम फाइनेंस कंपनी, हमने लोन लिया है और वो 2024 में देना है, यस सर ये आएगा। मॉर्गेज रीपेबल, हमने हमने कोई चीज ली थी और बाद में कहा था बाद में पैसे देंगे, नहीं देंगे तो अब हमसे चीज ले जाना, इसको हम बोलते हैं मॉर्गेज। तो ये भी नॉन करंट लायबिलिटी है और ये 2022 में पे करनी है, तो ये भी इसमें आएगा। तो हमारे पास आंसर क्या होगा, 7,000 आएगा। ठीक है, अच्छा थोड़ा और आगे चलते हैं, दुआ करें मिल जाए सवाल। इसका आंसर दें सर, ये गुडविल बहुत आ रहा है पेपर में, गुडविल का जहन में नोट कर लें। सिंपल आपको पता होना चाहिए, ये इंटेंजिबल एसेट है, पहले ही मैंने बताया था, गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल एसेट वो होता है जो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता। लाइक आपके आपके दिल में किसी के लिए प्यार है, तो आपकी शक्ल पे तो सब कुछ नजर आ रहा होता है, लेकिन वो महसूस कोई नहीं कर सकता। आपके दिल में प्यार है अकाउंटिंग के लिए, कहीं और नहीं निकल जाना। सो गाइस मुझे बताएं व्हाट इज अ कैपिटल एम्प्लॉयड। अभी आपके सामने एक क्वेश्चन बताई ना, एसेट माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल। तो एसेट्स में से लायबिलिटी दो होती हैं, एक होती है करंट, एक होती है नॉन करंट। नॉन करंट को वहां ले जाएं तो एसेट माइनस करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल प्लस नॉन करंट लायबिलिटी। तो पेपर में अगर कैपिटल और नॉन करंट लायबिलिटी ना भी दिए हो तो खाली एसेट में से करंट लायबिलिटी माइनस करेंगे तो भी कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। एसेट में से करंट लायबिलिटी माइनस करेंगे तो भी आ जाएगा। तो सर गुडविल एसेट है, प्रीमिसेस एसेट है, ट्रेड रिसीवेबल एसेट है, सर ये करंट लायबिलिटी माइनस होगी। इन्वेंट्री एसेट है प्लस होगा, कैश एट बैंक एसेट है प्लस होगा, इसको आप इग्नोर करें। क्योंकि नॉन कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड फाइंड करने के दो रास्ते हैं। पहला रास्ता कि जितने भी एसेट हैं उसमें से करंट लायबिलिटी को माइनस करना, ये पहला रास्ता। जब पहला रास्ता यूज करेंगे तो फिर दूसरे रास्ते के आइटम नहीं है शामिल होंगे इसमें। और दूसरा रास्ता कैपिटल प्लस नॉन करंट लायबिलिटी। तो सवाल में अगर कैपिटल दिया होता तो मैं नॉन करंट लायबिलिटी में उसको ऐड कर देता। ठीक है, अच्छा जी, तो मुझे पता है इसका क्या आंसर आ रहा है। जल्दी करें ताकि मैं ज्यादा सवाल डिस्कस कर सकूं ना, ताकि इफेक्ट्स का टॉपिक खत्म करवाऊं आपका। ये सर बहुत आ इसका रहा है बी बच्चे, आंसर है। और ये बच्चे टॉपिकल्स में नहीं कर पाते। तो ये 18 19 20 ये एमसीक्यूज याद करना, एक बार गो थ्रू जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने ईयरलीज कर लिए हैं उनको क्या करना चाहिए, एग्जामिनर रिपोर्ट पढ़नी चाहिए। एग्जामिनर रिपोर्ट में कुछ मुश्किल एमसीक्यूज को डिस्कस किया जाता है, वो मुश्किल एमसीक्यूज आप जरूर गो थ्रू करें। आप एग्जामिनर रिपोर्ट को डाउनलोड करें, एग्जामिनर रिपोर्ट में मुश्किल मुश्किल एमसीक्यूज पे बात की गई है कि ये एमसीक्यू कितने बच्चों ने किया था, कितने बच्चों ने। तो जिन लोगों ने ईयरलीज कर लिए हैं 2020 से 2023 तक, उनको बैठ के क्या नाम है उन मुश्किल एमसीक्यूज को देखना चाहिए। टाइम हो तो 2000 से लेकर 2019 तक की एग्जामिनर रिपोर्ट पढ़ो, टाइम हो तो मुश्किल सवाल। मैं भेजता हूँ आपको कोई सवाल अगर ज्यादा मूड है मुश्किल करने का। गाइज इसका बताएं, 19 का बताएं, ये लास्ट कर देते हैं मेरा। वर्किंग कैपिटल का आप सबको पता होना चाहिए, वर्किंग कैपिटल किसे कहते हैं। वर्किंग कैपिटल कहते हैं करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी को कहते हैं। जल्दी करें, इफेक्ट मैंने पहले ही बताया है, आपके टॉपिकल में एसएफपी वाले नहीं है। तो अगेन बोलूंगा, 18 19 20 ये वाले एमसीक्यू जरूर ट्राई कीजिएगा हर पेपर में। पैटर्न थोड़ा चेंज हो गया है। इसका जो आंसर देगा उसका कंफर्म ए है इंशाल्लाह, जो इसका आंसर देगा। सतला ने स्टैंप लगा दिया, बेटा जल्दी करें, टाइम खत्म हो रहा है, क्लास मेरी खत्म हो जाएगी, सिर्फ 1 मिनट बचा है। डी, ओके ओके, और कोई जल्दी बताएं। सर गाइज इसका बताता हूँ, ऑनर ने इन्वेस्ट किया कैपिटल, कैपिटल इन्वेस्ट करेगा तो पैसा आएगा, तो करंट एसेट बढ़ेगा। ओके, करंट एसेट प्लस हो जाएगा 20,000 से। सर हमने लाइबिलिटी पे की, तो लाइबिलिटी पे करने से कैश भी कम होगा और लाइबिलिटी भी कम होगी, तो इसका ओवरऑल नो इम्पैक्ट, दोनों कम होंगे, कंपनसेट हो जाएगा। हमने लोन रीपे कर दिया, लोन रीपे करने से हमारे कैश कम हो जाएगा, यानी वर्किंग कैपिटल हमारा, यानी करंट एसेट हमारा कम हो जाएगा, और लाइबिलिटी पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। सो पहली ट्रांजेक्शन और आखिरी ट्रांजेक्शन इम्पैक्ट डालेगी। सो 20,000 रुपए से हमारा एसेट्स बढ़ेंगे, 20,000 रुपए से। लाइबिलिटी पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा पहले ट्रांजेक्शन का। और थर्ड ट्रांजेक्शन से हमारे एसेट्स कम होंगे, जबकि करंट लाइबिलिटी को कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि हम यहाँ देख रहे हैं करंट लाइबिलिटी, नॉट द नॉन करंट लाइबिलिटी। तो इसका आंसर क्या